पढ़ाया था आधुनिक शिक्षा और प्राचीन शिक्षा पहले लेक्चर में। कल वो करवाई थी, भ्रांतियाँ करवाई थी और यौगिक अभ्यासों का वर्गीकरण करवाया था। हाँ हाँ हाँ। तो क्या डिफरेंसेस हैं पहले के जो एजुकेशन सिस्टम था या प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति में क्या डिफरेंस है? एक आध कोई बताइए। प्रियंका, आप बताइए। हरिओम मैम। हरिओम। मैम पहले मतलब कि गुरुकुल शिक्षा होती थी, वहाँ पे ना समय सीमा नहीं होती थी, लेकिन अब के टाइम में सीमा सीमा होती है। और उसमें पहले के टाइम में ना स्टूडेंट की सीमित होती थी, मतलब कि, और अब के टाइम में मतलब कि स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, मतलब कि उनकी कोई लिमिट नहीं होती। और पहले की शिक्षा ना निःशुल्क होती थी, जैसे दक्षिणा मात्र पर कुछ लिया जाता था, और अब के टाइम में जैसे फीस वगैरह ये सब होती है। ठीक है, और कुछ? और किसी को कुछ अलग से याद आ रहा हो तो बता सकते हैं। और उसी टाइम वर्ण व वर्ग का कोई विशेषता संबंध था, और अभी जो ना वो वर्ण मतलब यहाँ जाति का कोई विशेषता नहीं है, अभी का जो है ना वर्ग। ठीक है, वर्ग और वर्ण का कोई डिफरेंस नहीं माना जाता। कोई भी जो है, जो भी उस स्कूल के फीस को दे सकता है या उसके रूल्स रेगुलेशन को मान सकता है ना, वो एडमिशन ले सकता है। वो जो भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन है, उसके जो भी नॉर्म्स हैं उसको यदि आप फॉलो कर सकते हो तो आप एडमिशन ले सकते हो। सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। कोई आपका बैंक बैलेंस देखता है, कोई इंटरव्यू लेता है, कोई टेस्ट लेता है। तो यदि आप उसको क्लियर करते हो तो फिर आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। कोई भी ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ जिसको ध्यान आ रहा हो? मैम पहले आधुनिक शिक्षा में ना मतलब कि बच्चे का विकास किया जाता था, लेकिन अब ना जैसे कि मार्क्स के आधार पे गुणवत्ता का आंकलन किया जाता है, और शिक्षा का उद्देश्य मतलब कि व्यवसाय से जुड़ना है, नौकरी पाना है। अब के टाइम में ऐसे है। हाँ बिल्कुल। वैसे कोशिश की जाती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, मॉरल साइंस, फिजिकल साइंस, लेकिन उसको उतना इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं दिया जाता है। अभी करिकुलम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। एग्जामिनेशन होती है, रिटर्न में होती है, और आप उसको क्लियर कर लेते हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाते हो। इसके अलावा एक और था कि पहले जो है वो गुरु के आश्रम में या गुरु जहाँ रहते हैं वहाँ पे ही शिष्यों को रहना पड़ता था। वो उन्हीं के साथ जो है वो रहते रहते बहुत सारी चीज़ों को सीखते थे और आपस में वाद विवाद करते थे, आपस में डिस्कशन करते थे। और गुरु भी कुछ चीज़ें शिष्यों से सीखते थे, और शिष्य तो खैर गुरु से सीखते ही सीखते थे। थोड़ा सा ओपननेस थी। चलिए, तो आज का हम शुरू करते हैं क्लास। मैं प्रेजेंट करती हूँ, शेयर करती हूँ स्क्रीन। बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। ओके। चलिए, कल हमने जो योगा अभ्यास हैं वो इस किताब के हिसाब से, या जो हमारा ये वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमने देखा था कि 6 भागों में इसको बांटा है। सबसे पहला जो था वो आसन था। तो आसन क्या होता है ये हमने जाना था। और आसनों को जो क्लासिफिकेशन है, जो उसका वर्गीकरण है, वो 3 तरह से किया गया है यहाँ पर। ध्यानात्मक, धारणात्मक आसन, संवर्धनात्मक आसन और शिथिलात्मक आसन। ध्यान मतलब कि आपका मेडिटेटिव पोस्चर्स जो होते हैं, मेडिटेटिव जो आसन होते हैं, उनको उस कैटेगरी में रखा है। सेकंड जो है वो संवर्धनात्मक, मतलब जिसमें आप अपने मसल्स को स्ट्रेंथ करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हो, है ना। अलग अलग पोस्चर्स में अलग अलग ऑर्गन्स और अलग अलग मसल्स के ऊपर जो है वो स्ट्रेचिंग करते हो और उनको स्ट्रेंथन करते हो, उनको शक्तिशाली बनाते हो। वो संवर्धनात्मक आसन। और फिर शिथिलात्मक मतलब कि रिलैक्सेटिव पोस्चर। आपने इतना सब काम किया, उसके बाद में पूरे बॉडी को, अपने शरीर को, मन को आपको शिथिल करना है, उसको रिलैक्स भी करना है। उन्हीं
समय में, है ना? अदरवाइज़ क्या होगा कि आपने जैसे आसन किया और तुरंत आप कुछ और काम करने लग गए तो अ, उसका इफ़ेक्ट जो है वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि यदि आपने कहीं स्ट्रेचिंग की है, कहीं आपने बहुत ज़्यादा अपने शरीर पे काम किया है, तो उसको रिलैक्स करना, उस मसल को रिलैक्स करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो दर्द करेगी या फिर उसमें कुछ और परेशानी हो सकती है। तो इस तरह से 3 तरह से जो है वो आसनों का वर्गीकरण किया गया है। तो ध्यान और धारणात्मक आसन में बैठकर जो भी करते हैं, बैठकर ही करते हैं धारणात्मक आसन, और इसमें जो है शरीर उस आसन में हम बैठते हैं जिसमें कि स्थिरता हमें मिले और हमें सुख का अनुभव हो, मतलब कहीं कोई परेशानी, कोई पेन, है ना? कोई स्ट्रेच ऐसा ना हो। तो इसीलिए स्थिर और सुखद स्थिति में जब हम कोई भी पोस्चर में बैठते हैं तो ही हम ध्यान अच्छी तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा जो ध्यान है, हमारा जो दिमाग है वो उस तरफ लगेगा कि यहाँ मुझे पेन हो रहा है या यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए स्थिर और सुखी स्थिति जिसमें आपको मिले उस आसन में आपने बैठना है, और हाथ और पैरों के जो हैं विविध विन्यासों से अलग-अलग तरह के धारणात्मक आसन जो हैं वो हैं। और इन आसनों की विशेषता, मतलब इसमें सिर्फ़ एक चीज़ का ध्यान है रखना है कि आपका जो सिर है, आपकी जो गर्दन है और आपका जो धड़ है, या कि कहना चाहिए कि आपका जो पूरा स्पाइन है वो सीधा हो। तो इस तरह के जो ध्यानात्मक आसन है या धारणात्मक आसन इन्होंने बोला है, वो कौन-कौन से हैं बताएँगे 1-2 आसन? कोई भी बताइए। पद्मासन, वज्रासन, अ, सिद्धासन, हाँ, स्वस्तिकासन, सिद्धासन है, हाँ, आसन मैम। एक मैम स्वास्तिक आसन, ध्यानात्मक आसन में स्वस्तिक आसन, हाँ, स्वस्तिक आसन है, पद्मासन है, सिद्धासन है, हुँ, ये सब आसन आपके हाँ, उसमें है। संवर्धनात्मक आसन में आपके हो गए वो तो अ, बहुत सारे हैं। हाँ बहुत सारे वो हैं, बहुत वो तो सारे हैं, हाँ, अनलिमिटेड है। जो हम शिथिलात्मक आसन में आपके आ जाएंगे, वो शवासन है, नॉर्मल हाँ, शवासन हो शवासन गए। है, हाँ, मकर आसन आता है, हाँ, ठीक है, मकर आसन। ठीक चाइल्ड है, पोज। ठीक है, हाँ, हाँ, चाइल्ड पोज़ भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब संवर्धनात्मक आसन कौन से होते हैं जिसमें कि आपके जो बॉडी मसल्स हैं वो उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है। और क्योंकि आप किसी भी मसल को आप स्ट्रेंथन करने के लिए आप ना उसको जब स्ट्रेच करते हो किसी भी पोर्शन में, तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। तो इसको कहा एक तान उत्पन्न करते हैं, इस तरह के जो पेशियों में तान उत्पन्न करते हैं ये आसन। और आपका जो जॉइंट्स हैं, आपके जो रीढ़ की हड्डी है या पेल्विक जॉइंट्स हैं, ये सारे फ्लेक्सिबल बनते हैं। मतलब ये हुआ कि आप यदि कहीं मूव कर रहे हैं, यदि आप में स्टिफनेस है उस जगह पे, तो आपको एकदम, यदि आपने गलत पोस्चर में कर लिया, तो आपको वहाँ पे पेन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, और यदि बोन वीक है तो ज़्यादा रप्चर हो सकती है। लेकिन यदि आप आसनों की प्रैक्टिसेस रेगुलरली करते हैं, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, तो आपका जो मूवमेंट है वो ईज़ी होगा। लाइफ में आपके लंबे समय तक जो है आपका शरीर जो है वो लचीला बना रहेगा। और क्योंकि लचीलापन है, उसमें स्ट्रेंथनिंग है मसल्स में, तो बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। जब हम योग करते हैं तो ब्रीदिंग को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं अपने आसनों में। जब हम ट्विस्टिंग करते हैं या फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग के साथ करते हैं। तो लंग की कैपेसिटी भी जो है वो इंक्रीज़ होती है, तो इसलिए ब्लड सर्कुलेशन जब सब जगह पूरा एंड टू एंड पहुँचेगा, ब्लड पहुँचने का मतलब क्या है कि सारे सेल्स को आपका पोषण जो है वो मिल रहा है, तो उस केस में जो है आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। तो ये जो आसन है, संवर्धनात्मक आसन, ये बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, लेट कर के भी कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे आसन हैं, आपने पढ़े होंगे, आप करते भी होंगे। तो ये संवर्धनात्मक आसन हुए। शिथिलात्मक आसन, जब हम ये सब अपने शरीर पे हमने काम कर लिया, उसको हमने थका दिया, तो उसके बाद में हम
अपने रूटीन में आने से पहले हम उन मसल्स को, अपने शरीर को, हर मसल को, हर सेल को रिलैक्स करते हैं। तो वो लेटकर भी कर सकते हैं, या आप यदि सुपाइन पोस्चर में हैं तो शवासन कर सकते हैं, लेटे हुए पोस्चर में हैं आप तो उस केस में आप मकर आसन उल्टे जो पेट के बल है तो मकर आसन करते हैं। बैठे हुए हैं तो भी आप पीछे ऐसे अपने हाथ को करके और पैरों को रिलैक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है शिथिलात्मक आसन होते हैं। सबसे अच्छा आसन जो है वो शवासन इसमें माना जाता है, क्योंकि ये शरीर को भी रिलैक्स करता है, मन को भी रिलैक्स करता है। अब सेकेंड जो प्रैक्टिस है वो है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है कि प्राण का आयाम, प्राणों का विस्तार। प्राण का जो स्थूल रूप है उसको हम वायु कह सकते हैं, हवा कह सकते हैं, ऑक्सीजन कह सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन आने के साथ साथ में जब ऑक्सीजन आपके हर सेल में जाती है तो हर सेल को ऑक्सीजन के साथ साथ एक फूड जो है, एक मिनरल्स या जो भी विटामिन्स, कार्ब्स जो भी हैं वो ब्लड के थ्रू ही उसको मिलते हैं। तो ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिलके और हर जगह पे वो पहुंचता है, तो उससे जो एक्टिविटी, जो एक्टिवनेस आती है सेल में, और सेल में आएगी तो टिश्यू में, टिश्यू में आएगी तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन में आएगी। तो इस तरह से वहाँ का जो पोर्शन है, वहाँ के जो ऑर्गन है वो एक्टिवेट होते हैं, उनको एक शक्ति मिलती है, एक फ्यूल मिलता है। तो उसको हम कहते हैं कि प्राणों का विस्तार होता है उससे, है ना। हर चीज जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, और हम यही चाहते हैं कि हमारा शरीर के सारे अंग प्रॉपर तरीके से काम करें, हार्मोन्स जो हैं प्रॉपरली रिलीज हो, समय पे रिलीज हो, है ना। जो भी सिक्रीशन है एंजाइम्स का वो टाइमली हो, समय से हो, और जितना चाहिए उतना हो। तो ये सारी एक्टिविटी प्राणायाम के थ्रू काफी अच्छे से जो है ये पॉसिबल होती है। तो जो प्राणायाम के अभ्यास हैं उसके इसमें एक चीज और है कि स्वायत्त नाड़ी आवेगों को, प्रवाहों के मार्गों में से एक जो श्वसनिक आवेग है उस पे नियंत्रण आता है। और प्राणायाम कई जगह पे कई महर्षियों ने ये कहा है कि ये कुंभक है। कुंभक मतलब ये है कि आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और उसको स्टिल करके रखा है आपने, या फिर आपने रोक के रखा है। तो आपकी कितनी कैपेसिटी है लंग्स की वो इससे डिसाइड होती है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। तो सांस को लंबी और सुखद समयावधि तक रोक के रखना जो है ये प्राणायाम की एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रविधि है। और शुरू में जो हम करते हैं उसमें हम होल्डिंग नहीं कराते, कुछ पर्टिकुलर यदि परेशानियां हैं उनको होल्डिंग नहीं कराते। लेकिन स्टार्टिंग में आप 1:1 मतलब कि आपने यदि 4 मिनट्स में सांस ली, 4 सेकेंड्स में, 4 सेकेंड्स में आपने सांस को छोड़ दी। फिर धीरे धीरे जो है आप उसको होल्डिंग कराते हैं कि भाई आप थोड़ा टाइम होल्ड करिए, फिर आप सांसों को छोड़िए। और जो श्वास और प्रश्वास की जो विधि है उसमें कोशिश ये करते हैं जब हम प्राणायाम करते हैं कि हम जब सांस को इनहेल कर रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, तो एक्सेलेशन का टाइम जो है वो इनहेलेशन से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप कितना क्योंकि लंग्स में क्या होता है जब हम नैरो शैलो ब्रीदिंग करते हैं रूटीन में, तो पूरी सांस जो है लंग्स में वो पूरी तरह से वेस्ट जो है वो बाहर नहीं निकलती। तो बाहर नहीं निकलती, वो ऑलरेडी अंदर है, तो जो आप फ्रेश ब्रेथ ले रहे हो वो भी कंप्लीटली अंदर नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कुछ कचरा जमा हुआ है। तो इसलिए एक्सेलेशन जब आप प्रॉपरली करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, तब वो जगह खाली होगी और फ्रेश एयर को, ऑक्सीजन को आप ले सकोगे। तो इसीलिए इसके रेशो डिफाइन किए गए हैं 1:2। और जो अच्छा रेशो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, कोई बताइए? पढ़ा होगा। 2:8:4। अच्छा, और कोई? 1:4:2। 1:4:2। और कोई? सही है ये 1:4:2, 1:4:2? मैम 4:8:16। नहीं वही है 1:4:2 सेम।
नहीं, वो आप अलग बोल रहे हो। 16, 16 32। चौका 64 और 16 दूना 32। 1:4 हाँ, 2 हुआ ना। हाँ, वैसे 1:4:2। मतलब आपकी जो होल्डिंग है वो 4 टाइम्स होनी चाहिए, है ना? जितना आप ले रहे हैं उसके 4 टाइम्स होल्डिंग होनी चाहिए, और एक्सहेलेशन इनहेलेशन का डबल होना चाहिए। ये आइडियल है, इतना मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस से वो चीज आती है। 1:2:2 जो है नॉर्मल, आप कह सकते हो कि वहां तक हम पहुंच सकते हैं। चलिए, तो इसका जो प्रबंधन है ना, प्रश्वसन और निश्वसन, इस पे जो है बल दिया जाता है प्राणायाम में, कि आप अपने अंदर जो है उसको कितनी तरह से नियंत्रित अपनी सांसों को कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो लाइफ है या आपका जो जीवन है वो इन सांसों पे ही टिका हुआ है। सांस है तो आप हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम बोलेगी तभी तो आवाज आएगी। कोई कॉल आ गया होगा। किसी के पास नंबर है तो मैम को कॉल करो। इतना लंबा तो नहीं होता कॉल। ग्रुप में मैसेज छोड़ दो।
ये कब से एग्जिट हो गया था? ये कब से रिकॉर्डिंग ऑफ है? आई एम सॉरी, ये हेलो, आवाज आ रही है? यस यस मैम। मैम, आ रही है। कब से ये ऑफ हो गया था? 5 मिनट हुआ है मैम, 5 7 8 मिनट। अच्छा अच्छा, एक मिनट। अब क्लास होगी या नहीं? होगी होगी, वापस से शेयर करती हूँ मैं स्क्रीन। ओके मैम। मैंने तो बहुत सारा पढ़ा दिया। कहाँ तक पढ़ा आपने? मैम आप तो ना बहुत टाइम से अब लेफ्ट हो गए थे। प्राणायाम तक पढ़ाया था मैम, प्राणायाम की अवस्था पे आए हुए थे। रेशियो पढ़ा रहे थे आप, रेशियो पे ही मैम थे, 1 वहीं से 1 चला गया था। अच्छा 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 अच्छा, मैं तो पढ़ाते ही चली जा रही थी, मुझे पता ही नहीं चला। खैर कोई बात नहीं। तो प्राणायाम के बारे में हमने डिस्कस किया था कि प्राणों का विस्तार, ठीक है। तो इसके अलग अलग रेशो हैं। स्टार्ट हम करते हैं 1:1:1 से। पहले तो होल्डिंग नहीं करते हैं, पहले सिर्फ श्वास लेना और छोड़ना। और कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा प्रश्वास है, मतलब कि जो हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं, वो उसका टाइम जो है वो ज्यादा होना चाहिए श्वास से, ठीक है। तो मतलब कि सांसों को अंदर लेना और फिर सांसों को छोड़ना। तो और यदि ये प्रैक्टिस हो जाती है हमारी, उसके बाद में फिर हम होल्डिंग करना शुरू करते हैं। है ना? तो इस तरह से जो है उसका टाइम पीरियड हम आगे बढ़ाते जाते हैं। ये मैंने बताया था। और मैम एक बार वो ना प्राणायाम का रेशो बताना एक बार दोबारा से। हाँ, ये आप और भी आगे भी पढ़ेंगे। हर जो इसमें है आपके टेक्स्ट में, जो किरण संहिता है या हठ प्रदीपिका है, इसमें अलग अलग रेशियोज दिए हुए हैं। पर आइडियली हम इसको ये मानते हैं कि 1:4:2 होता है। और एक जगह पे 1:4:4:2 भी है, ठीक है। मतलब ये है कि होल्डिंग जो है वो आपकी डबल से धीरे धीरे 4 टाइम्स हो जानी चाहिए। जैसे 4 सेकेंड्स में आपने ये पढ़ा होगा ना, 16, 32, 64, फिर 20। इस तरह के 3-4 रेशोज आप पढ़ेंगे आगे। कौन सा अच्छा है, कौन सा सबसे उत्तम है, कौन सा मध्यम है, कौन सा निम्न वर्ग में आता है, इस तरह से। तो इसमें बेसिकली जो है प्राणायाम जो है वो अलग अलग महर्षियों ने भी बताए हैं। और जो हम रूटीन में जो हम सिखाते हैं, उसमें भी जो है वो अलग अलग तरीके से जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के, जैसे कि आपने अनुलोम विलोम किया, तो उसकी एक विधि है कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से आप ब्रीदिंग करेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। उसके बाद में सूर्य भेदन अलग है, चंद्र भेदन अलग है ना। भस्त्रिका अलग है। तो कई बार हम दोनों नथुनों से लेते हैं। जैसे भस्त्रिका में हम बोथ नॉस्ट्रल से हम लेते हैं, शीतकारी शीतली में हम मुंह से लेते हैं, दांतों को एक पोजीशन में, या लिप्स को एक फॉर्म में डाल के हम मुंह से सांस लेते हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्राणायाम है। मेन पर्पस यही है कि आपका इनहेलेशन और आपका एक्सहेलेशन और आपका कुंभक, मतलब कि होल्डिंग पावर जो है वो बढ़े। और ये सब करने से आपका जो लंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगा। और इसका फर्क जो है वो नर्वस सिस्टम पे पड़ता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पे।
है ना। और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम यदि आपका एक्टिव है, आपका सोचने समझने की शक्ति, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपकी एनालिटिकल पावर, ये सारी की सारी जो है वो उससे बेहतर होती है, क्योंकि ये सारे जो मेंटल का एबिलिटी के काम है, मानसिक काम है, उसको प्रभावित करता है। इसीलिए प्राणायाम जो है ये बहुत ही उपयोगी है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप मेडिटेशन करते हैं या ध्यान में चले जाते हैं, तो उसमें यदि आपका प्राणायाम अच्छा है तो आपका ध्यान भी बहुत अच्छा होगा। आपका सांसों पे यदि नियंत्रण है तो आप ध्यान भी अच्छे से करेंगे। फिर आता है बंद और मुद्राएं। बंद और मुद्राएं, बंद का क्या मतलब है कि बांधना, है ना। किसी भी एक चीज को आपने होल्ड करके रखना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि एक नल है, उस पे आपने एक पाइप लगाया, नल को खोल दिया और दूसरे एंड पे आपने बंद कर दिया उस पाइप को, और उसके बाद में आपने उस पाइप को खोल दिया, तो एकदम फोर्सफुली पावर पानी जो है वो बाहर आता है। तो उसी तरह से जब हम बंद लगाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर जगह के ऑर्गन्स को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको हम बांधते हैं ना, उसको एक तरह से होल्ड करते हैं वहां पर। जैसे कि आपने जालंधर बंद लगाया तो आपने गले की मसल्स को टाइट किया, है ना। वहां पे जो है सर्कुलेशन थोड़े टाइम के लिए आपने रोक लिया, या आपने मूल बंद लगाया तो नीचे जो एनस पोर्शन है उसको आपने होल्ड किया, या उद्यान बंद लगाया तो आपने आपके एब्डोमिनल रीजन को आपने टाइटली जो है वो बंद करके रखा है, और उसके बाद में आपने उसको फिर आप रिलीज करते हैं, तो वहां पे एकदम से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ता है, उसका पोषण बढ़ता है। तो वहां पे जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी ग्लैंड्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, तो आपकी फंक्शनिंग जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो है वहां पे एक स्थिरता का अनुभव, मानसिक स्थिरता भी आती है, क्योंकि आपका जो ध्यान है, सिर्फ आप जब होल्ड कर रहे हैं तो आपका सांसों पे आपका जो नियंत्रण है, तब आप ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपका जो मन है वो भी उन ऑर्गन्स पे टिका हुआ रहता है उस वक्त जब आप होल्ड करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स को। तो आपका जो मानसिक, जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ती है। और क्योंकि वहाँ के ऑर्गन्स का सर्कुलेशन बढ़ेगा, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी, तो आपका स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, तो उसमें भी स्थिरता आती है। इसीलिए बंध का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, तो ये हम ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में आते हैं मुद्राएं। मुद्राएं भी एक कुछ कुछ पोस्चर्स हैं जिसमें कि कुछ नाड़ियां जो हैं उनका एक फ्लो बनता है ना। और उससे फिर जो है आपका एक सिस्टम बनता है, तो इसलिए उनको कहते हैं मुद्राएं। क्योंकि मुद्राएं मतलब कि बंध आप नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें ज्यादा जो है पूरी नाड़ियों का सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है। और बंद में क्या होता है कि पर्टिकुलर ऑर्गन्स को आप होल्ड करके रखते हैं ब्रीदिंग के साथ में। तो जो एनर्जी फ्लो है वो उन नाड़ियों से जो है वो एक्टिवेट होती है। तो इसलिए मुद्राएं भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कुछ आसनों को भी मुद्राएं का कहते हैं। तो कौन से ऐसे आसन हैं जिनको हम मुद्रा कहते हैं, एक दो बताएंगे आप? विपरीत करनी, विपरीत करनी है, और बहुत सारी मुद्राएं हैं। शीर्षासन को भी बोलते हैं, और सर्वांगासन को भी बोला था ग्रंथ। नहीं सर। महामुद्रा भी है मैम, एक महामुद्रा, हाँ महामुद्रा जानु है। सिरासन महामुद्रा कहते हैं। हाँ ठीक है मैम। हाँ ठीक है। मैम शायद वो जानु सिरासन में तो सर सिर को ना हाँ, अपने सिर को घुटने पे आप लगाते लगाते हैं, हैं, महामुद्रा में सिर आपका ऊपर रहता है। ऊपर ठीक। होता है, जालंधर बंद लगता है। हाँ जी मैम। एक अश्विनी मुद्रा भी होती है, और भी बहुत सारी हैं, माटोंगी है ना। और भी आप बहुत सारी पढ़ेंगे, तो सब में जो है एक प्रॉपर जो नाड़ियां हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, और उससे जो है एक्टिवेशन होता है। फिर है क्रियाएं। अब क्रियाएं हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, 6 क्रियाएं हम पढ़ते हैं अभी तक, जो हमारी षट क्रियाएं हैं। इनको बोला भी षट क्रियाएं हैं, शोधन क्रियाएं, जिससे कि हमारी आंतरिक जो ऑर्गन्स है उनकी शुद्धि होती है।
शुद्धि इस तरह से क्योंकि हम एक्सटर्नल चीजें अपने यूज करते हैं अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए, चाहे वो सांसें हो वो भी बाहर से आ रहा है, खाना हो वो भी बाहर से आ रहा है, तो वो हमारे शरीर में कहीं कहीं इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि मल जिसे कहते हैं। तो उसकी यदि आपके शरीर में मल है तो वो क्या करेगा, मल कहीं पे भी होगा तो वो गंदगी पैदा करेगा, रोग पैदा करेगा। तो उस को साफ करने के लिए ये शोधन क्रियाएं हैं, धौती, बस्ती, नीति, त्राटक, नौली और कपालभाति। इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जो है सभी अंगों जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं और जो तंत्र हैं उनको उनकी सफाई के लिए है, क्योंकि जहाँ पर भी आप सफाई करते हैं, जहाँ पर भी आप मल इकट्ठा है आपने साफ कर दिया, तो उनकी जो कार्य क्षमता है, उनकी जो क्रियाशीलता है वो बढ़ जाती है। और जो ये क्रियाएं हम करते हैं, जो शुद्धि क्रियाएं करते हैं, वो किस किस की हेल्प से करते हैं, तो वायु की हेल्प से करते हैं, जल की हेल्प से करते हैं, है ना। चालन गतियां मतलब कि जैसे कि इसकी एक क्रिया है अग्निसार क्रिया, है ना, मैनिपुलेशन, थोड़ा सा इंटरनल जो एब्डोमिनल एरिया है उसको हम बहुत तरह से चलाते हैं। तो ये सारी जो है क्रियाएं हैं। और इससे किस किस की शुद्धि होती है, तो यदि हम पूरा हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी शुद्धि होती है, पूरा जो एलिमेंट्री कैनल है स्टार्टिंग फ्रॉम योर माउथ से लेके एनस तक उसकी पूरी शुद्धि होती है, आपका जो एब्डोमेन है, आपका जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, सबकी शुद्धि होती है। तो नासा, ग्रसनी, मुख, कपाल, है ना। कपालभाति से कपाल की शुद्धि होती है। कपाल का मतलब है आपका स्कल, जिसमें कि पूरे नर्व्स हैं आपके, है ना, वर्किंग ऑर्गन, वर्किंग नर्व्स भी हैं, सेंस नर्व्स भी हैं। तो इस तरह से जो है सबकी शुद्धि होती है। इसमें आपका जठर आ गया, आपकी ग्रसनी आ गई, गुदा आ गया, मलाशय आ गया और सारे आते आ गए। उसके बाद में है ध्यान। अब ये सारी प्रैक्टिसेस आपने कर ली, उसके बाद में यदि आप ध्यान करते हैं, आपने अपनी बॉडी को इतना अच्छी तरह से स्ट्रेंथन कर लिया है, अपने सांसों पे आपने प्राणायाम से नियंत्रण कर लिया है, तो आपकी जैसे जैसे सांस आपकी नियंत्रित हैं, आपका सिस्टम आपके कंट्रोल में है, तो आपकी जो मन की वृत्तियां हैं इस पे अपने आप नियंत्रण हो जाता है। और बाहरी चीजों से जो है आप की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो थोड़ी सी डिटैच हो जाती हैं और इंटरनली वो है ना अवेयर हो जाते हो आप अपने बारे में, तो आप ध्यान के लिए आप तैयार हो गए हो। तो एक तरह से ये लीन अवस्था है अपने आप में, है ना, जैसे कहते हैं ना साक्षात्कार वाली जो स्टेज होती है कि बाहर क्या चल रहा है, क्या ध्यान भी बहुत तरह से होते हैं। आप किसी मूर्ति पे भी कर सकते हैं, किसी पत्थर पे भी कर सकते हैं, पंच महाभूतों पे कर सकते हैं, अपने इंटरनल ऑर्गन या अपने बाहर जिसको भी आप गुरु मानते हैं या किसी पे भी जो है, या गुरु के जो श्रृंगार होते हैं, आपने माना है कि एक इष्ट देव है उन्होंने श्रृंगार किया हुआ है, तो उसमें आपको मुकुट अच्छा लगा या उनका गले का हार अच्छा लगा या पादुकाएं उनकी अच्छी लगी, उन पे भी आप ध्यान कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ध्यान कर रहे हैं, स्थूल कर रहे हैं, सूक्ष्म कर रहे हैं, ज्योति ध्यान कर रहे हैं। तो इस तरह से किसी भी वस्तु, ध्वनि, विचार, अनुभव किसी पे भी आप ध्यान कर सकते हैं और मेडिटेट कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान जो है ये ट्रैंक्विलाइजर है, मतलब महान प्रशांतक है। उससे सारी जो आपकी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, आपके विचार हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं और जो फालतू की जो चीजें हैं वो खट जाती हैं। तो इसीलिए लेकिन बिना आसन और प्राणायाम की सिद्धता के आप ये काम नहीं कर सकते और ना करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। फिर आता है अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। वैसे पहले भी ले सकते हैं इसको, क्योंकि जो वृत्ति प्रशिक्षण है, अभिवृत्ति का मतलब है आपका खुद का एटीट्यूड, कह सकते हैं आप इसको, कि आपका जो मानसिक स्तर है, आप कैसे सोचते हैं, कैसे आप रिएक्ट करते हैं किसी भी सिचुएशन में, आपके भाव क्या होते हैं, आपका मानसिक लेवल क्या है, तो वो प्रशिक्षण। तो ये आता है यम और नियम को फॉलो करने से कि आप क्योंकि
ह्यूमन बीइंग जो है सोशल एनिमल है, ठीक है। सोसाइटी के बिना अकेला अलग थलग वो नहीं रहता है। तो एक समाज में रहते हैं तो आपको समाज में कुछ व्यवहार करने पड़ते हैं, कुछ आचरण आपके ऐसे होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं दूसरों को, चाहे आप फैमिली में हो, चाहे आप कहीं बाहर हो, चाहे घर में हो। तो इसीलिए कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ जो डिसिप्लिन है, वो आपको आने चाहिए और आपको उसको फॉलो भी करना चाहिए। तो अपने आचरण को नियमित करके एक विशिष्ट अभिव्यक्ति जो है वो निर्मित करते हुए, ये मतलब सेल्फ डिसिप्लिन वाली चीज़ें हैं जो आपको रूटीन में करनी है। ये नहीं कि आपने आधा घंटा कर लिया, 1 घंटा कर लिया और उसके बाद में आप फ्री, नहीं। ये आपके एक तरह से लाइफ का अंग है। तो सभी यौगिक अभ्यासों का स्वरूप जो है वो मनोकायिक है। जैसे हम कहते हैं ना कि आपका मेंटल जो स्टेट है वो भी इन्वॉल्व है, आपका जो फिजिकल बॉडी है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, और जब ये दोनों मिल करके कुछ अभ्यास करते हैं तो वो फ्रूटफुल होते हैं, वो आपको आगे बढ़ाते हैं। तो सभी यौगिक अभ्यास जो हैं वो एक दूसरे के अनुपूरक हैं, और जो प्रत्येक अभ्यास है समान प्रभावों का न्यूनाधिक मात्रा में विभिन्न मार्गों के द्वारा इसमें योगदान होता है। अब ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है अध्यापन विधियां, अर्थ और कार्यक्षेत्र। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जो भी हमने टॉपिक कवर किया, 6 चीजें हमने देखी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका जो ऑर्डर है इसको भी आप याद रखेंगे कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। सिमिलरली इस पे ये भी जो है 6 घटक हैं जो भी अध्यापन जो विधियां हैं उसके, जो अध्यापन मतलब कि एक शैक्षणिक प्रक्रिया है ना, किस तरह से आप एजुकेशन या किस तरह से आप खुद एजुकेट होते हो और दूसरों को करते हो ताकि वो दूसरों को सिखा सके, है ना। तो वो एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस के ये 6 पार्ट हैं जो कि उसमें इम्पोर्टेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट घटक हैं, निम्नलिखित घटक हैं। तो 6 घटक हैं इसमें। सबसे पहला है अध्यापन, फिर है अधिगम, फिर है अध्यापक, फिर है छात्र, फिर विषय या क्रिया, और फिर है पर्यावरण या परिस्थिति। अब अध्यापन क्या है? अध्यापन मतलब कि आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं ना, तो उसमें क्या प्रोसेस, किस प्रोसेस से आप सिखा रहे हैं, कौन सी विधि आप ले रहे हैं, वो है अध्यापन। उसके बाद में अधिगम, अधिगम मतलब कि सीखना। कौन सीख रहा है वो अलग चीज है, लेकिन किसी कार्य के द्वारा जो है समायोजन, समायोजन का क्या मतलब निकलता है कि किस तरह से जो सीखने वाला है वो उसको सीख रहा है, किस तरह से वो उसको एडजस्ट कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं समायोजन प्रक्रिया, किस तरह से वो उस चीज को सीखेगा। और फिर है अध्यापक, अध्यापक का मतलब है वो पर्सन जो कि जो अध्यापन की जो विधियां हैं, है ना, जो उससे संबंधित जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसको वो किस तरह से निर्देशित करता है, किस तरह से डायरेक्ट करता है, किस तरह से कन्वे करता है छात्रों को। तो वो जो पर्सन है जो ये काम कर रहा है अध्यापन का, उसको कहेंगे अध्यापक। और छात्र मतलब जिसको वो सिखा रहा है, वो व्यक्ति जो कि इन प्रोसेस से, अधिगम से जो है वो समायोजन करके कार्यों को समायोजित कर रहा है, सीख रहा है अध्यापक से, उसको हम कहेंगे छात्र। और आप क्या सीख रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप सीख रहे हैं, कौन सा विषय आप सीख रहे हैं, उसे कहेंगे हम विषय या क्रिया, है ना। और पर्यावरण, पर्यावरण से मतलब है परिस्थिति, आपके आसपास जहाँ ये प्रोसेस चल रही है, जहाँ अध्यापन चल रहा है, जहाँ अध्यापक छात्र को अधिगम करा रहा है, सिखा रहा है, तो उसका आसपास का माहौल कैसा है, उसकी परिस्थिति कैसी है। तो वो जो परिस्थिति है कक्षा की, वो किस तरह से संचालित है, क्या क्या चीजें वहां पर हैं, क्या वो फेवरेबल है, क्या वो जो अध्यापन काम को आगे बढ़ाने के लिए या उसको उसके अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो वो जो पर्यावरण है, वो जो परिस्थिति है, उसको हम कहेंगे कि संचालन प्रक्रिया को संचालित करने वाली स्थिति, वो है परिस्थिति या पर्यावरण।
तो जो शिक्षा है वो एक वृद्धि और विकास और अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव में कुछ नया जोड़ने की प्रक्रिया है। कहते हैं ना कि शिक्षा जो है वो एक क्लासरूम में ही केंद्रित नहीं होती है कि आपने यहाँ पे सीख लिया बस आपका हो गया, नहीं। शिक्षा जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आप पक्षियों से सीख सकते हैं, आप कुछ एनिमल से सीख सकते हैं, अपनी प्रकृति से सीख सकते हैं। जो भी लोग काम करने वाले दूसरे लोग हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। आप पेड़-पौधे, मतलब सीखने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसी से सीखेंगे। शिक्षा एक, मतलब आप कहीं से भी कुछ भी एजुकेशन ले सकते हैं, तो ही आपकी जो वृद्धि होगी, विकास होगा और आपके अनुभव में हमेशा कुछ ना कुछ नया-नया जुड़ता जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये है शिक्षा, जहाँ भी आप कुछ सीखते हैं। अब शैक्षणिक प्रक्रिया में जो है 2 प्रावस्थाएँ होती हैं, एक अध्यापन और दूसरा है सीखना यानी कि अधिगम। तो अध्यापन में अध्यापक द्वारा सीखने के अनुभव का गठन और संचालन होता है, अध्यापक आपको सिखाता है। सीखना मतलब अधिगम, इसमें छात्र द्वारा जो अपने प्रैक्टिसेस के बारे में है इसमें, कि जो पूरे आपके जो शरीर के पार्ट हैं, ऑर्गेनिज़्म है, इसका अध्यापन जो है अ, उस का करना और नई परिस्थिति में उसका समायोजन करना। अध्यापक कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो छात्र में सीखने की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। मतलब अध्यापक का कार्य अध्यापन करना ही नहीं है, बल्कि छात्रों को इंस्पायर करना है, उनको मोटिवेट करना है कि भाई नहीं, इसको इस तरह से सीखो। मतलब हर छात्र जो है वो पूरी तरह से एनर्जाइज्ड या इंस्पायर्ड नहीं होता है कि हाँ, मुझे सीखना है। तो यदि कोई बच्चा डल है या नहीं उतना एक्टिव है, तो उसको आपको मोटिवेट करना है, उसको आपको बताना है कि नहीं भई आपको ये काम करना है। तो अपने नेतृत्व में व्यक्तियों के अनुभव को गठित करना और उनको निर्देशित करना, ये सब काम जो है वो अ, एक अध्यापक का होता है और आवश्यक रूप से एक शिक्षक है जो छात्र में निहित जो कुछ भी उत्तम है उसे उजागर करता है। हर छात्र अपने आप में अलग है, उसमें अच्छी खूबियाँ भी हैं, उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, तो उन नेगेटिव चीज़ों को कम करना और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको बाहर लाना, और उस कई बार तो छात्रों को भी नहीं पता होता कि मेरे में ये खूबी है, तो वो निकालना, ये भी एक अध्यापक का काम होता है। और छात्र कौन होता है? वो एक ऐसा व्यक्ति है जो संगठन को अध्यापक द्वारा गठित और मार्गदर्शित नई स्थिति में समायोजित करने का इच्छुक होता है। उसको सीखने की चाह होनी चाहिए कि हाँ, सर ये बोल रहे हैं, सर ये बता रहे हैं, तो मैं उसको सुनूँ, समझूँ और उसके अकॉर्डिंगली जो है आगे का काम मैं करूँ, या प्रोजेक्ट्स बनाना है तो कैसे बनाना है, कैसे सर ने बताया है तो मैं उसको कैसे यूज़ करूँ अपनी लाइफ में। ये इतना इच्छा जो है, इतना समायोजन करने की उसमें एबिलिटी छात्र में होनी चाहिए। फिर विधियाँ, मतलब कि जो भी कार्यविधि है, जो भी प्रोसीजर है, जो अध्यापक यूज़ करता है, कोई भी चीज़ को सिखाने के लिए छात्रों को, तो वो हो गई विधियाँ। तो इसके माध्यम से अध्यापक और छात्र दोनों जो हैं बीच में परस्पर आदान-प्रदान अपनी नॉलेज का करते हैं। तो और फिर है अध्यापन का कार्यक्षेत्र या अधिगम यानी कि सीखना। तो जैसे अभी बताया कि भई अध्यापन का उद्देश्य क्या है? छात्र में परिवर्तन लाना। जब तक सीखना नहीं होता, जब तक छात्र नहीं सीखता, तब तक अध्यापन जो है वो पूरा नहीं होता। तो अध्यापक जो है वो केवल सीखने के लिए परिस्थिति निर्मित करता है और छात्र जो है वो ये जो कार्यकलाप हैं, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसको वो इंस्पायर करता है, प्रोत्साहित करता है और डायरेक्शन देता है कि भई ऐसे करना है, निर्देशित करता है। तो सीखना छात्र द्वारा होता है और प्रत्येक छात्र को स्वयं ही सीखना होता है और अध्यापक का काम है छात्र को उस परिस्थिति में लाना, उस माहौल में लाना, एक माहौल देना और विधि से उसको सिखाना, लेकिन सीखने की प्रक्रिया जो है वो छात्र में होनी इच्छा होनी चाहिए। तो इसीलिए सिखाने की जो प्रक्रिया है, उसकी दक्षता जो है छात्र की बढ़ाता है। और अध्यापन जो है वो एक साइंस भी है, एक आर्ट भी है। साइंस क्यों है? क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ सिद्धांतों में के हिसाब से जो है वो अध्यापन होता है। उसमें लॉजिकल
रीजनिंग भी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा है तो ऐसा है, उसका एक पर्टिकुलर ऐसा है तो क्यों है, तो उसका एक लॉजिक है, उसका एक तरीका है, तो इसलिए इसको साइंस बोला गया है। आर्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि ये एक कला है, अध्यापन भी, है ना। ये एक तरह से आप किस तरह से छात्र को जो है मोटिवेट करते हो और उसको पढ़ाते हो, अलग अलग तरीके से अलग अलग विधियों को यूज करके आप जो है अपने अंदर जो भी नॉलेज है वो आप कन्वे करते हो। तो इसीलिए ये एक कला है, और एक कला के रूप में अध्यापन में छात्र को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं और जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता है, ये सब जरूरी है। तो इसमें ये है कि जो समग्र अध्यापन और अधिगम की जो ये शैक्षणिक प्रक्रिया है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? छात्र है। ये छात्र केंद्रित एजुकेशन सिस्टम है, प्रेजेंट सिस्टम। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। छात्र केंद्रित एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा पद्धति है आज की। अब यहाँ से हम कल करेंगे अध्यापन विधियां से। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आया समझ में सबको? हाँ भाई। मैम समायोजन क्या होता है? क्या चीज? समायोजन। समायोजन का मतलब है एडजस्टमेंट। आप किस तरह से जैसे परिस्थिति है या छात्र है या शिक्षक है, शिक्षक कुछ सिखा रहा है, अध्यापन की कुछ विधियां बता रहा है, कुछ प्रक्रिया चल रही है, तो छात्र को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना, उसको उस परिस्थिति में ढालना एक तरह से, है ना, उसको कहते हैं समायोजन, समायोजित करना। ठीक है। ओके मैम। क्योंकि हर चीज तो आपके फेवरेबल नहीं होगी, लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा ना, उसको कहेंगे समायोजन।